नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं श्रवण राज जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथ ही आपको पता है कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित पुस्तक है उसका लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूँ कहे कि पढ़ाने की कोशिश तो नहीं, एक सही मार्गदर्शन का, क्योंकि एग्ज़ाम वही व्यक्ति निकाल पाता है जो किताब तो आप देखिए तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उस किताब में से किन महत्वपूर्ण चीज़ों को चुनना चाहिए, किस महत्वपूर्ण चीज़ों को उठाना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में क्या हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कर जाए। और आपको पता है जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में जिस प्रकार एक इंडियन पॉलिटी पुस्तक को अगर पढ़ना हो आपको तो एम लक्ष्मीकांत पुस्तक पढ़ी जाती है। अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें, रामायण श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा जाता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य अगर यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपके लिए कुल मिलाकर समझिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ना अत्यंत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। इसीलिए ये जो क्लास आपकी है आदिकाल, जिसको रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में वीर गाथा काल कहते हैं, जिसके कालक्रम आप जान रहे हैं कि 1050 से लेकर के 1375 के बीच में है। इसी में इससे पहले 5 कक्षाएं हो चुकी है। ये आपकी 6ठी कक्षा है, जिस 6ठी कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे देश भाषा काव्य को। देश भाषा काव्य में भी हम लोगों ने इससे पहले 2-3-4 खास करके काव्य ग्रंथों को पढ़ लिया है। इस बार जो पढ़ने वाले हैं आपको मैं और बता दूं, जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में तो प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो संपूर्ण आपको जो है मिल जाएगा। इसमें आप जान रहे हैं कि आप देख लीजिए भूमिका और काल विभाजन से ये कक्षा प्रारंभ हुई थी, और भूमिका काल विभाजन के बाद आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी बोलते हैं, भागवत से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है कुल मिलाकर के ऐसे ही चलता गया। तो आज जिस चीज़ को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने अब दिख रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे देखेंगे तो आपको इसी प्रकार से संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपने आप को कक्षा को प्रारंभ करेंगे। काल विभाग की बात करेंगे तो काल विभाग में आप जानते हैं, खास करके बार बार मैं इसीलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आपके जेहन में, आपके मन मस्तिष्क में एकदम से बैठ जाए कि आदिकाल को वीरगाथा काल बोलते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल बोलते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल बोलते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल बोलते हैं। ठीक है, अब जिसका टाइम पीरियड भी आपके सामने सिस्टमेटिक वे से रखा हुआ है। अब बात आता है कि इस चीज़ को लेकर के हमको आगे क्या पढ़ना है। आगे जो इससे पहले हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व हम लोगों ने देखा था कि जिसमें कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विसल देवरासो, खुम्मन दासो के बारे में चर्चा मैंने कर लिया है। किसका किसका कर लिया है? विसल देवरासो और खुम्मन दासो की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। बात तीसरे खंड में चंद्रवरदायी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जहां से क्वेश्चन किस प्रकार बन रहा है। अब हम चलते हैं। अब देखिए कहता है क्या कि चंद्रवरदायी के बारे में, कि जिसका कालक्रम के बारे में बात करेंगे तो 1225 से लेकर के 1249 के बीच में है। ठीक है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। क्या है? हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है। क्या है? हिंदी का जो है पृथ्वीराज रासो का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। फिर कहता है कि चंद जो है, जिसको चंद्रवरदायी बोलते हैं, चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और प्रसिद्ध क्या थे? राजकवि थे। आपको पता हुई होगा कि जब संयोगिता के साथ विवाह करने की बात आती है और उससे पूर्व की बात अगर करें तो पृथ्वीराज और क्या कहते हैं चंद्रवरदायी का जब वो गजनी जाता है, खास करके अपने जब वो पकड़ा जाता है गजनबी के द्वारा, तो इस कालक्रम में भी उनका दोनों का क्या है, जन्म और मृत्यु समान होता है। अब कहता है क्या, इसी में मैंने एक बात कही थी आपको, एक लाइन जो पृथ्वीराज चौहान की बात आती है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ते ऊपर सुल्तान है मत चूके चौखान। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग को भी अपने एग्जाम में यही चीज़ें सोच के चलना पड़ेगा कि आप अपने एग्जाम को केंद्रित करके आप जब काम करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और प्रसिद्ध राजकवि थे। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। स्वाभाविक बात है,
जब आप एक हिंदू सम्राट के राज कवि होते हैं और उनके खासकर वीर गाथा की जब चर्चा कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे बात आती है कि किस प्रकार से होना चाहिए। रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के थे, कि जगात नामक गोत्र के थे। क्या थे? भट्ट जाति के थे। ठीक है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी। क्या थी? पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। मैंने जस्ट अभी आपको ये बात कही है कि इनका जन्म भी एक ही दिन हुआ था और दोनों का जो मृत्यु है वो भी एक ही साथ होता है। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत भी थे। ठीक है। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था। एक देवी है, ठीक है, देवी इन द सेंस की जिसको आप कहते हैं लक्ष्मी, दुर्गा, इसी प्रकार के जालंधरी देवी का, जालंधर की, जब तुम जानते हैं स्वाभाविक बात है कि जालंधर पंजाब में पड़ता है, तो जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहां जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। ठीक है। एक प्रकार का आप जब मान लेते हैं कि राज कभी नहीं बल्कि सखा है, तो इसी प्रकार से एक दोस्त के रूप में काम आता है। पृथ्वीराज 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जिसमें 69 समय, जिसको समय को कहते हैं सर्ग बोलते, क्या बोलते हैं? सर्ग या अध्याय बोलते हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। ठीक है। मुख्य छंद है कविता। आपको मैं फिर बता दूं कि एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सब छंद है। अगर ये क्या है? छंद है। क्या है? कविता या छैयब छंद बोलते हैं इसको आप रख लीजिए। ठीक है। दुहा हो गया, तोमर है, तोटक है, गाहा है, आर्या है, ये सब क्या है? छंद है। जैसे कादंबरी के संबंध में पृथ्वी प्रसिद्ध है कि उनका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासों के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन, क्या है? चंद के पुत्र जलहन द्वारा, इसका पुत्र का नाम अगर पूछा जाता है, चंद्रवर्धन के पुत्र का नाम क्या है? जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासों के अनुसार जब साहबुद्दीन गौड़ी, क्या है? साहबुद्दीन गौड़ी पृथ्वीराज की कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों से पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में क्या किया? जलहन के हाथ में रासों की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं जा रहा हूं अपने राजा के साथ उसमें बंदी बन करके, तो हो सकता है कि वहां पर लौट ना पाऊं वहां से मैं। इसी कारण से अपने पुत्र जलहन को दे के गया था। जलहन के हाथ में रासों को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में है। अब यहां देखिए, यहां लिखा भी है, अब बात आती है कि पृथ्वीराज में आबू के यज्ञकुंड, क्या है? आबू के यज्ञकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति और चौहानों के अजमेर राज स्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक की सविस्तार वर्णन है। क्या है? सविस्तार वर्णन है। अब जानते हैं कि 4 क्षत्रिय कुल होते हैं, उनकी उत्पत्ति का जिक्र है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अरुणराज के पुत्र थे। क्या थे? इस ग्रंथ की बात की तो पृथ्वीराज जो है अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र, क्या है? सोमेश्वर के पुत्र और अरुणराज के पुत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुवर, ये तुवर कह सकते, तुमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। क्या है? सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस विवाह से जयचंद जो है राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए थे। ठीक है। अब कभी अगर ऑप्शन में आता है विकल्प के तौर पे कि पृथ्वीराज की माता का नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कमला। क्या नाम है? कमला। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया और जिससे अजमेर और दिल्ली तक का राज हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। क्या लगी? जयचंद को यह बात अच्छी न लगी। उसने एक दिन, अब एक बात गौर करने वाली बात है, आप यहां गौर कीजिए कि जो खास तौर पे जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई थी, किससे हुआ था? क्योंकि जो सोमेश्वर के जो क्या नाम है, अनंगपाल की 2 कन्याएं थी। अनंगपाल की 2 कन्या में एक का नाम सुंदरी और एक का नाम कमला। और सुंदरी का विवाह जो कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ था। किसका हुआ था? कन्नौज के राजा विजयपाल से। इस विजयपाल का बेटा का नाम क्या है? जयचंद। और इधर क्या हो गया?
जो सोमेश्वर के पुत्र का नाम क्या है? पृथ्वीराज। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि दोनों मौसेरा भाई कह सकते हैं, मौसेरा भाई कह सकते हैं। ठीक है, अजमेर और दिल्ली तक राज हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी ना लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ में के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता, क्या है, संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चीट कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी थी। क्या कर दिया? द्वारपाल के रूप में रखवा दी थी। अब कहता है क्या, संयोगिता का जो है अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था। संयोगिता का अनुराग जो है पहले ही पृथ्वीराज पर था। अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई, क्या आई? रंगभूमि में आई, तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। क्या किया? गंधर्व विवाह किया और अंत में उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद्र की सेना ने बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली चले गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा पर ध्यान न गया। बल का बहुत कुछ हरास तो जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते हो चुका था। बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर एक शहाबुद्दीन चढ़ गया। कौन शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूं मैं? पुनः कहता हूं, शहाबुद्दीन का मतलब शहाबुद्दीन गौरी की मैं बात कर रहा हूं। जो पृथ्वीराज और गौरी के बीच क्या हुआ, मोहम्मद गौरी के बीच में जो लड़ाई हुई है, पर हार गया, पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच की जो पहली लड़ाई है उसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज क्या करता है? छोड़ देता है। लेकिन दूसरी लड़ाई में ये क्या करता है? हार जाता है पृथ्वीराज। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज का पकड़कर गजनी भेज दिए गए। ठीक है, कुछ काल के पीछे कविचंद भी गजनी पहुंचे। ठीक है, कविचंद मतलब वही चंद्रवरदई की बात हो रही है। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण जो है द्वारा शहाबुद्दीन को मारा। यही जो मैंने आपको बात कही थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तीर ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौखान है। वो अपने मित्र को कहता है कि तुम इस तरह मारना शब्द वेदी भान। अपने वो क्या करेगा, एक बार बोलेगा और बोलने के बाद तुम ऐसा मारना कि एकदम से चला ही जाए। फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गया, क्योंकि पता था कि राजा के मरने के बाद हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो मुझे मारे, इससे बेहतर हम दोनों मित्र खुद को मार करके मर जाएंगे। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था। ठीक है, क्या था? शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को जाती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास क्या गए? भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। क्या बोला? अपने यहाँ से निकाल दो, मतलब एक लेटर की बात कर सकते हैं। एक लेटर भेजा कि जो तुम्हारे यहाँ है प्रश्रय लिया हुआ उसको निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों की धर्म है। क्या बोला? शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों की धर्म है, अतः इन दोनों को हम बराबर अच्छा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली भर की चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र है। क्या है? पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र है। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। ठीक है, क्या है? राजा भरी पड़ी है। उस समय साथियों मैं आपको बताऊं कि जो शादी का जो सबसे बड़ा क्या था कि अगर मान लिया आपके पास ताकत है, सेनाएं हैं, क्योंकि राजा महाराजा का यही होता था, तो ताकत है, सेनाएं हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस राजकन्या को आप युद्ध करते हैं और राजकन्या को जीतते हैं। और राजकन्या को के लिए ही युद्ध हुआ करता था उस समय। ठीक है, खैर पहले यदा कदा अभी भी देखने को मिल जाएगा आपको, जो आए दिन समाज में आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा कि किसी कन्या को लेकर के, किसी नायिका को लेकर के जो है सो 2 लोगों के बीच में झड़प हो गई है। ये सब तो खैर चलते रहता है। ऊपर वृत्तांत रासों में दिए हुए सामंतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है। इसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ है। एक जाली ग्रंथ ठहराया। क्या किया? जाली ग्रंथ ठहराया। किसको? पृथ्वीराज रासों को। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है।
प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राम बहादुर पंडित, क्या है, राम बहादुर पंडित, गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासों में जो है वर्णित घटनाओं और संबंधों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजभाषा में कश्मीरी कवि जयानक, क्या है, पृथ्वीराज की राजभाषा में जयानक ने संस्कृत एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज विजय, इसका नाम रख लीजिए आप, क्या नाम है, पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए हुए संबंध घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम क्या है, कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन झांसी के शिलालेख से भी मिलता होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक है, क्या है, प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके साथ हम्मीर महाकाव्य, क्या है, हम्मीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों की रचना। सोमेश्वर के का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा अमर समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ, इस प्रकार आबू के जो आबू मतलब माउंट आबू की बात हो रही है, आबू के यज्ञ के से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कोई उल्लेख नहीं है, क्या है, अग्निकुल का कोई उल्लेख नहीं है। चंद्र ने पृथ्वीराज का जन्मकाल क्या माना है, चंद्र ने पृथ्वीराज का जन्मकाल माना है संवत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1122 में, ठीक है, 7 साल के बाद, कन्नौज जाना 1151 में, और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध लड़ना 1158 में, ठीक है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। अगर सीक्वेंस पूछेगा तो भी आप जवाब दे सकते हैं। पर शिलालेखों और दानपत्रों में जो संबंध मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संबंध ठीक नहीं है। अब तक ऐसे दानपत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज, जयचंद और मोहबे के राजा जो परमाल थे, जिसको परमर्दिदेव बोलते हैं, नाम ठहराए हैं। अब कहा था कि पृथ्वीराज के 4 जिनके संबंध 1224 से लेकर 1244 के बीच में है, जयचंद के 12 जिनके संबंध क्या है, संबंध 1224 से लेकर 1243 के बीच में है, परमर्दिदेव के 6 जिनके संबंध 1223 से लेकर 1258 के बीच में है। इनमें से एक संबंध 1239 का है, जिनमें पृथ्वीराज और परमर्दिदेव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। इन संबंधों में पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है, उनकी सम्यक सृष्टि, सम्यक पुष्टि फारसी तारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ जो पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध होता है, कब, पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध यहाँ लिखा हुआ है 587 ईस्वी, इसको कह सकते हैं क्या, 1191, सन 1191 ईस्वी में कह सकते हैं, संवत में 1284 कह सकते हैं, ठीक है। अतः इन संबंधों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। 1191 में होता है, 1192 में होता है, ठीक है। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के बीच प्रथम युद्ध होता है और द्वितीय युद्ध होता है। पुनः मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने रासों के पक्ष समर्थन में एक बात की ओर ध्यान दिलाया कि इन रासों यथार्थ संबंधों में 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा है। अब देखिए, हर चीज में कई बार क्या होता है, इतिहास एक ऐसी विषय है ना, इतिहास जो प्रामाणिकता की बात करता है और साहित्य की भावना की बात करता है। इतिहास में एक एक डेट की बात किया जाता है, और खासतौर पे आप जब बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, तो साहित्य में आता है कि भावना को देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य को, अगर किसी की वहाँ की संस्कृति को जानना है तो साहित्य को पढ़िए, अगर वहाँ के कालक्रम को देखना है तो इतिहास को पढ़िए, ठीक है। इसलिए दोनों में तो कहीं ना कहीं अंतर होता ही है, ये तो निश्चित तौर पर होता है। अब यहाँ देखिए लिखा है, ये भी लिखा हुआ है, एकादश से पंचदश विक्रम शाक आनंद तिहि रिपुजय पुरहरण को भय पृथ्वीराज नरेंद्र, ठीक है। तो विक्रम शाक आनंद का अर्थ किया है कि अशून्य, नंद मतलब 9, अर्थात 90 रहित
विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए, इसका वे उपयुक्त कारण नहीं बता सकते। नंदवंशी शूद्र थे, क्या थे? शूद्र थे, इसीलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। अब देखिए इसके पीछे भी रीजन है। जो 90 घटाने की जो बात आती है ना, 90 घटाने में कहा जाता है कि जो 90 वर्ष 90 वर्ष जो एक राजा थे, नंदवंशी जो राजा थे वो शूद्र थे, और वहाँ के राजपूत जो राजा थे वो कहते थे कि हम मानते ही नहीं कि ये शूद्र राजा हो सकता है, इसलिए इस राजा को हटा ही दो यहाँ से। ठीक है, ये मैं नहीं बल्कि कौन कह रहा है, ये कह रहा है जो इस किताब में लिखी हुई है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए हैं। इन पर कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता आज तक, और किसी प्रचलित संवत में कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई है। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 90 या 91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासो में संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है, या धोखे से या भ्रम से में पकड़कर? ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें अनंत से के स्थान पर कुछ योग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है, ये आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है। फिर कहता है कि इसमें भी नौ के गुप्त रहने का अर्थ निकाला गया है। ठीक है, क्या किया गया? गुप्त निकाला गया है, और कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है कि यह नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि नुनगुप्त, जो नुनगुप्ता है, ब्राह्मण का नाम नुनगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत तक ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी है, जो इतिहास विरुद्ध है, उनके लिए क्या कहा जा सकता है? स्वाभाविक बात है, जब आप देखेंगे कई सारी चीज़ें तो इतिहास और खास करके प्रमाणिकता को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतिहास को और साहित्य को लेकर के। माना कि रासो जो है साहित्य नहीं है, क्या है? काव्य ग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कोई उलटफेर नहीं किया जा सकता। जयाना का जो एक पुस्तक का नाम है, जयाना क्या है, का पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है, पर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है? इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जारी है। यह भी हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद के भी बिखरे हो, या उनका पता लगाना असंभव है। स्वाभाविक बात है, जब इस तरह की बातें होती है तो वो तो चलता ही रहेगा। फिर कहता है कि रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज के सभा में चंद का नाम का कोई कवि था या नहीं। अब लीजिए, एक प्रश्न आता है कि क्या अब चंद्रबरदई पर ही प्रश्न उठ रहा है कि सच में पृथ्वीराज के समय काल में था भी कि नहीं। पृथ्वीराज के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा, चंद का नाम उसमें कहीं नहीं है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक है, देखिए यह श्लोक क्या है। फिर कहता है उसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है, क्या है? जिस कविराज चंद का संकेत है, यह राज बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है। क्या नाम है? इसको चंद कहते हैं, चंद्रबरदाई कहते हैं, उसको चंद्रक कवि है, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। क्या है? कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदई नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज के सभा में न रहा होगा, या अचानक ही कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र जोगिंद्रराज या उनके भाई हरिराज, पृथ्वीराज के पुत्र जोगिंद्रराज या उनके भाई हरिराज, यानी दोनों ये क्या थे? पृथ्वीराज के पुत्र थे, या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई कवि, भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भनंत तैयार हो गया, उन सबको लेकर चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की एक बड़ी इमारत खड़ी की गई है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई अवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कविताओं, छयपों, जिसको कवि को क्या बोलते हैं? छयप छंद। छयपों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि दोहे छंदों में से कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है, जैसे कि संस्कृत काव्य की नकल भी हो। क्या? संस्कृत काव्य की नकल भी हो। इस तरह की बातें कही गई। जब प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों और विभक्तियों के चिन्ह पुराने
ढंग से है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि जब चीज़ों को लेकर के एक बार मतभेद आता है तो मतभेद को सिद्ध करने के लिए काफ़ी काफ़ी समय लगता है। क्या लगता है? काफ़ी समय लगता है। अब कहते हैं कि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री 1909 से 1913 तक राजपुताने में ऐतिहासिक जो प्राचीन ऐतिहासिक काव्य की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है और कहा गया कि कोई चंद के पूर्व पुरुषों को मगध में आया हुआ बताते हैं। पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। क्या है? इसका जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद जो है पृथ्वीराज के कहते हैं कि चंद के पृथ्वीराज के सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज के मंत्री और सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उनमें उन्हें चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ। जो प्राप्त है ये इस तरह की क्या है नाम है, ये वंश वृक्ष है। क्या है? वंश वृक्ष है। इसको भी आप देख सकते हैं एक बार कि किस तरीके से क्या किया गया है। एकदम से वो चीज़ों को बताया गया है कि इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था। ठीक है, जैसे मानिए चंद्रवर्दई है तो चंद्रवर्दई का क्या है? ये गुणचंद है इसका बेटा, जिसको जलचंद बोलते हैं। सीताचंद है, वीरचंद है, हरिचंद है, रामचंद्र है, विष्णुचंद है, जिसके विष्णुचंद का भी क्या है इतना दिखा रहा है। और लास्ट में जयचंद या गोविंद चंद का क्या नाम आता है। अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यू लाइन बना हुआ है कि कौन कौन से है। माथुर सिंह है, मान सिंह है, नानूराम जी है। अब देखिए अब कहते हैं कि नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे। क्या कहते हैं नानूराम जी का? क्या कहते? चंद के 4 लड़के थे। इनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे का वंशज अभोर में क्या अभोर जा बस गया, चौथे जल का वंश नागौर चला गया। पृथ्वीराज ने चंद के लड़कों का उल्लेख किया है। दाहिते पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, एक जल गुण बाबरो गुण समुंद शशिभान। ठीक है, इस तरह की बातें जो है ना कही है। कौन? ये चंद के पृथ्वीराज रासो में ये बात लिखी हुई है। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी, सूरदास की क्या नाम है? पुस्तक का नाम क्या है? साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा है जिसमें सुर की वंशावली भी दी है। सुर की वंशावली भी दी है। क्या है? इस तरह की बातें यहाँ पर भी है सुर की वंशावली में। ठीक है, आप कहते हैं कि इन दोनों वंशावलियों में किसका? इन दोनों वंशावलियों में जो है ना, इन दोनों वंशावलियों को मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है। बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। उसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समय को लेकर उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो के प्रति मेरे पास है। क्या है? मेरे पास है। पर उन्होंने महोबा समय क्या किया? महोबा का जो है उटपटांग नदी है। यहां पर देखिए कुछ तरह की बातें यहां पर की हुई है। ठीक है, ये तो पढ़ने के बाद ये इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इन डेप्थ जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो प्रश्न बनेगा उस पर मैं बात डेफिनेटली करूँगा ही करूँगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने क्या देखा कि अब जैसे चंद्रवर्दई के बारे में आपने संपूर्ण विशेषता के तौर पे क्या किया? अध्ययन करने की कोशिश किया। अब जो मेरा है 3 तक हो गया है। ठीक है, 4 और 5 भट्ट केदार और मधुकर कवि। क्या है? भट्ट केदार और मधुकर कवि। तो भट्ट केदार और मधुकर कवि में हम लोग क्या करेंगे? अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे और इन डेप्थ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आप लोग बने रहिए। ठीक है, जोश NET के साथ बने रहिए। और मैं चाहता हूँ आराम से कंसिस्टेंसी बना के पढ़ना है। जोश NET जो आगामी आपके एग्जाम की तैयारी करने की जिम्मेदारी ली है, अपनी लिस्ट में जाइएगा। आपको एक अच्छी सिस्टमेटिक मिलेगा। हिंदी साहित्य के विषय के साथ ही
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी विषय की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसीलिए आप लोग बने रहिए। मतलब कुल मिलाकर के आप समझिए जोश एनर्जी क्या है प्रणव, आपकी ऊर्जा है, और बिना ऊर्जा का कोई भी चीज़ का समाधान नहीं होता है। इसीलिए जोश एक संस्थान नहीं, एक ऊर्जा का बंडल है। इस ऊर्जा के बंडल के साथ आप लोग को बने रहना है, ठीक है। अपने मित्रों को भी कहना है पीवाईक्यू का, जिस प्रकार पीवाईक्यू का एनालिसिस हमारे टीम के द्वारा यहाँ पर करवाई जा रही है, आप एक बार जाइए। अगर हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो अब देखिए, एक मैम करवा रही है, गायत्री मैम, अब जाइए देखिए और आपको लग जाएगा कि ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जो डेप्थनेस की बात की जा रही है ना, वो डेप्थनेस कभी नहीं मिलेगा। जाइए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में भटकेदार और मधुकर कवि के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।